स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, आप घर में सुरक्षित होंगे। बेटा, हमने व्याकरण में पिछली बार पाठ 4 किया था, पिछली कक्षा में शब्द विचार, और आज हम पाठ 5 करेंगे उपसर्ग, और पाठ 6 भी साथ ही होगा प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय हम दोनों कर रहे हैं। उपसर्ग पहले मैं आपको उपसर्ग बताऊंगी। हमने पिछली 7th क्लास में भी पढ़ा है बेटा कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग हमारे क्या होते हैं, जो कि शब्द के आगे लगकर उसके अंदर अर्थ को परिवर्तन करते हैं। आइए हम पाठ में पढ़ते हैं क्या है। पिछले अध्याय में शब्द विचार में हमने पढ़ा कि रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के पढ़े थे हमने, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इनमें से रूढ़ शब्द जो अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यौगिक शब्दों की रचना होती है, शब्दों के योग से मूल शब्द में शब्दांश जोड़कर ही जाती है। जुड़ने वाले इन्हीं शब्दांशों को उपसर्ग और प्रत्यय भी कहा जाता है। तो जैसे हमने रूढ़ के आगे शब्द लगाए थे, यौगिक के साथ 2 शब्द लगाए थे, तो ये ऐसे इसके अंदर बता रहा है कि आपको इनको उपसर्ग और प्रत्यय भी कहा जाता है। जैसे कहता है, तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे स्व अलग और राज है, तो राज के आगे हमने स्व लगाया है। तो हमने पहले रूढ़ और यौगिक, योग रूढ़ में भी लगाए थे ना ऐसे शब्द, आपको याद होंगे तो लेकिन अब ये यहाँ क्या कह रहे हैं आपको कि ये उपसर्ग भी बन जाता है इसके आगे अगर ऐसे लगा देते हैं, जैसे हमने यहाँ भी सब लगाया। इसी तरह हम नीचे अगर देखते हैं कि उसने आपको यहाँ पर कहा है उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों का निर्माण शब्दों व शब्दांशों के मेल से हुआ है। जैसे शब्द और उपसर्ग, देखो स्वराज दिया, उपसर्ग लगाया हमने सव और मूल शब्द बनाया राज। अधर्म में अ है आपका उपसर्ग और धर्म क्या है आपका मूल शब्द। उपग्रह में उप और ग्रह आपका मूल शब्द, तो क्या बन गया, दोनों को जोड़कर उपग्रह। सव जमा तंत्रता स्वतंत्रता, अ जमा नीति अनीति, अति जमा आचार अत्याचार, अति जमा अंत अत्यंत। अब देखो यहाँ बच्चों क्या कह रहे हैं, वो आपने देखा है कि राज से पहले सव, स्वतंत्रता से पहले सव, और सर्व, नीति, ज्ञान आदि अ, ग्रह से पहले उप, आचार से पहले अति, कारण से पहले अनु, रोध से पहले वी, और तथा अंत में पहले अति शब्दों का प्रयोग किया गया। मेल करने से ही शब्द बने हैं ना। तो अब इसकी परिभाषा मैं आपको बताती हूँ क्या बता रहा है वो आपको। देखो, वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। आपको बात समझ आ गई। अभी हमने ऊपर उदाहरण किए थे, जैसे अभी आपको यहाँ पे किया था आपने कि ऐसे राज के आगे हमने सब लगाया तो क्या बन गया, स्वराज बन गया, है ना। तो इसी तरह उसने कहा है कि ये जो उपसर्ग शब्द हैं, उप तथा सर्ग 2 शब्दों के सार्थक मिल से बना है, और उप का अर्थ होता है पास या निकट, सर्ग का अर्थ होता है रचना या निर्माण। आपको ये अपने साथ हमने 7वीं कक्षा में भी पढ़ा था, और हम फिर दोबारा इसी चीज़ को दोहरा रहे हैं कि उपसर्ग भाषा के सार्थक लघुत्तम खंड होते हैं, हमेशा मूल शब्दों से पहले जुड़ते हैं, और उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। एक शब्दांश के प्रयोग से कई शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे आ, देखो आ हमने उपसर्ग लगाया ना, तो आ ज्ञान के आगे लगाया तो ज्ञान, इस आ उपसर्ग को धर्म के आगे लगाया तो अधर्म, आ पूर्व के आगे लगाया तो पूर्व। यही वो बता रहा है कि एक शब्दांश के प्रयोग से कई शब्द बनाए जा सकते हैं, अनाथ, अनीति आदि। उपसर्गों के प्रयोग से मूल शब्दों में विशेषता उत्पन्न हो जाती है, उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे आ अधिक और सिद्ध, प्रमाणित, प्रसिद्ध, मशहूर। अब यहाँ पर आपको क्या बताता है बेटा वो, अब आपको सीधी सी बात आपको समझ में आई कि उपसर्ग जो है आगे लगकर शब्द के साथ शब्द में भी जो बनाते हैं उसका भी अर्थ निकलता है। और उपसर्ग के इसने 5 भेद बताए हैं। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं जिनका अर्थ आपको पता होना चाहिए, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, अरबी फारसी के उपसर्ग, उपसर्गों की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय, और 5वां है अंग्रेजी के उपसर्ग। आइए अब मैं नीचे आपको बताती हूँ। ये बेटे आपके संस्कृत के उपसर्ग दिए हैं। जैसे अ का अर्थ क्या है, निषेध रहित, अभावहीन। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि ज्ञात के आगे अगर आ लगा देंगे तो अज्ञात हो गया, अनीति, असत्य। इनके अर्थ भी आपको पता होने चाहिए। जैसे अन का परे, अभाव नहीं। नी का अर्थ क्या होता है, अधिकता, अभाव, निषेध, नीचे। जैसे बंध के आगे हमने लगा दिया निबंध, यम के आगे लगा दिया नियम, तो ये बन गया हमारे उपसर्ग लगाने से ये शब्द बन जाते हैं। ऐसे ही नेर, नेस, दूर, अधि, अति, अभी, पूर्व और पूर्व में भी कह सकते हो, पुरह भी कह सकते हैं। ऐसे बेटे आपको हिंदी के उपसर्ग है, इन्हें तद्भव उपसर्ग भी कह सकते हैं। हम संस्कृत से विकसित हुए हैं, इनका प्रयोग हम शब्दों के साथ ही होता है। उपसर्ग जैसे नी, पर, भर, अध, कु, उन, अ, उ, ओ, दु, इनके अर्थ हमें पता होंगे तभी हम इन्हें शब्दों में बना सकते हैं, अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं।
ऐसे ही बेटा संस्कृत के अव्यय हैं पुनरह, सतह, सम, बहिरह, सह, समा, सव, अतः, अंतर, अधः, तिरम, चिर। इनके भी हमें अर्थ पता होंगे तभी हम शब्दों को बना सकते हैं। ये मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगी। ऐसे ही बेटा आपके पास है अंग्रेजी के उपसर्ग। ये उपसर्ग व उनसे जुड़े मूल शब्द अंग्रेजी से ही हिंदी में आ गए हैं। जैसे असिस्टेंट, असिस्टेंट वैसे तो इंग्लिश में था, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सहायक। अर्थ इसका क्या है, सहायक। असिस्टेंट, कमिश्नर, असिस्टेंट रजिस्टर, असिस्टेंट नर्स, ये वो शब्द हैं जो उपसर्ग व उनसे जुड़े मूल शब्द अंग्रेजी से हिंदी में बनकर आ गए हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग, लेकिन अंग्रेजी के शब्द और इनमें उपसर्ग लगकर ये हमें ऐसे कैसे ही हिंदी में लिखते हैं हम इन शब्दों को ना। हाँ जी, एक बार हम इसे दोहरा लेते हैं। वो शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाकर उनकी विशेषता बना देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग 5 प्रकार के मैंने बताया, संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी। उपसर्ग के भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय तथा अंग्रेजी के उपसर्ग। ऐसे बेटा ये प्रत्यय हैं। उपसर्ग हमने आगे लगाकर बनाए हैं और प्रत्यय को हम पीछे लगाएंगे। देखो क्या कहता है, पिछले अध्याय उपसर्ग में हमने पढ़ा कि उपसर्ग शब्दों के पहले जुड़कर नए अर्थात यौगिक शब्दों की रचना करते हैं। कुछ शब्द या शब्दांश ऐसे भी होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़कर यौगिक शब्दों की रचना करते हैं। अब ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग आगे लगकर जो अर्थ में परिवर्तन करके बनता है और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। जैसे आपने साधवंत में हमने किया है, प्रसन्नता है कि एक मजदूर की बेटी आई, एस में आ गई प्रसन्न जमा ता। अब प्रसन्न के साथ पीछे लगाया ना तो प्रसन्नता बन गया। सनसन जमा आहट, आहट हमने पीछे लगाया तो सनसनाहट। गुण जमा वान, गुणवान। दुकान जमादार, दुकानदार। तो यहाँ पर अब हम क्या कहेंगे, वो शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया कि उपसर्ग आगे लगकर शब्द के अंदर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़कर उसके शब्द नया शब्द बनाकर उसमें परिवर्तन ला देते हैं। और इसकी विशेषता है प्रत्यय शब्दांश होते हैं। प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता किंतु शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को प्रभावित करते हैं। प्रत्यय रूढ़ शब्दों के पीछे लगते हैं और यौगिक शब्दों की रचना करते हैं। अब ये कितने प्रकार के हैं, 2। कृत और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, प्रत्यय के बेटे 2 भेद हैं, कृत और तद्धित। अब इसके अंदर क्या है, कृत के अंदर जो धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा विशेषण आदि नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम कृत कहा जाता है। देखो कैसे बनाया उसने कृदंत, जैसे तैराक है, तैर जमा आक, तैर जमा आक, आक लगा दिया ना पीछे तैर के साथ तो तैराक बन गया। कसोटी, कस जमा ओटी, विशेषता है ना, तो इसलिए लिख जमा आवट तो लिखावट। इसी तरह वो कहता है इसके भी 5 प्रकार हैं। किसके, कृत प्रत्यय के 5 हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। हाँ जी, पहला है आपका ये वो प्रत्यय जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगाकर बनाए गए नए शब्दों से कर्ता का बोध कराते हैं उन्हें कर्तृत्ववाच्य कहते हैं। अब इसके अंदर देखो जैसे बनाया है ना, इसके अंदर इयल, अड, मर, मूल शब्द क्या है अड और प्रत्यय क्या है इयल, तो क्या बन गया नया शब्द अड़ियल। अब यहाँ पर शब्द आपके पास है मर, ऐसे ही मूल शब्द के साथ प्रत्यय जब ये लग गया तो क्या बन गया अड़ियल मरियल। ऐसे ही एया, गाश मूल शब्द है एया तो गवैया पढ़ैया। धन वान, खाऊ खाऊ, चालू चलाऊ, घर वाला रखवाला। अब ये थे आपके कृतवाच्य। ऐसे आपका कर्मवाच्य है बेटा, इसके अंदर भी क्या है, मूल शब्द देख प्रत्यय हुई तो क्या बन गया देखी हुई, सुनी हुई, ऐसे ये शब्द बन गए। आगे बनेगा करुणावाचक प्रत्यय, ये वो प्रत्यय क्रिया के अंत में लगाकर बनाए गए नए शब्दों से क्रिया अर्थात करण का बोध कराते हैं, करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अब इसने कहा ना कतर और प्रत्यय लगा दिया नीर तो क्या बन गया, कतर के साथ नी लगाया तो कतरनी, चट के साथ नी लगाया तो चटनी, भूख आ भूखा, आड़ ऊ आड़ू, वैसे सोना सोना। आगे है भाववाचक कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातु के अंत में लगाकर बनाए गए नए शब्दों के भाव का बोध कराते हैं। जैसे लिख आई, अब भाव है ना लिखाई यानी राइटिंग की बात हो रही है, पढ़ या पढ़ाई, थकावट, सजावट, भिड़ंत, रटंत, ये आपके भाववाचक। 5वां है क्रियावाचक, जो प्रत्यय शब्दों के अंत में लगकर बनाए गए नए शब्दों से क्रिया यानी काम के होने का भाव का पता लगता है उसके अंदर हमें वो क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाए जाते हैं। जैसे प्रत्यय लगाया आपने सूख के आगे पीछे तो क्या बन गया सूखा, खिल
आ, खा कर, पढ़ कर, हंसते, रोते, ऐसे ये शब्द आपके क्रियात्मक हो गए। दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय। क्रिया को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के शब्दों के अंत में, यानी काम को करने वाले को छोड़कर बाकी सभी शब्दों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे चित्रकार, चित्र के पीछे कार लगा दिया तो चित्रकार। गरीब ई, गरीबी। अब ऐसे ही वो क्या कहता है, अब कुछ प्रमुख तद्धित प्रत्यय और उनसे बनने वाले व्युत्पन्न शब्दों को भी हम देख सकते हैं। संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। अब ऐसे ही इसके अंदर हर किसी शब्द में बेटा, चाहे हम कहीं भी बना रहे हैं भेदों के अनुसार, पीछे जो आपके लगाएंगे, जैसे अभी देखो संज्ञा शब्द यहाँ पर है पंडित और प्रत्यय लगा दिया आई, तो पंडिताई। सीधे सीधे हमें यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रत्यय है वो पीछे लगेंगे और एक शब्द का अर्थ प्रदान करने का वाला बनाकर उसे नया शब्द बना देंगे। अब बेटा कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर उपसर्ग भी लगता है और प्रत्यय भी लगता है। अब ये देखो मूल शब्द आपको दिया ना, उपसर्ग है और इत प्रत्यय है, दोनों लगा दिए हैं और मूल शब्द चला है, तो क्या बन गया, प्रचलित। अधर्म जमा इक, अधर्मिक। अब आपका प्रत्यय भी उपसर्ग है और इक आपका प्रत्यय है। उपसर्ग है, इक प्रत्यय है। समाज बीच में शब्द लगाया तो बन गया असामाजिक। ऐसे ही ये जो शब्द है मैं आपको पढ़ने के लिए भी दूंगी। आओ दोहराएं एक बार। प्रत्यय हमेशा अंत में जुड़ते हैं शब्दों के। प्रत्यय के जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न होती है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ भी प्रयोग हो जाता है, मैंने भी आपको बताया, जैसे आगे भी लगता है पीछे भी। तो दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग भी होता है, तो हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए प्रत्ययों का भी प्रयोग होता है।